स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का और ये हमारे इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा। एज ऑलवेज हम लोग अपने इस लेक्चर में आज यहाँ पर लेंगे इंट्रोडक्शन। इट मीन्स एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और कुछ बहुत स्टार्टिंग के टॉपिक्स भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग एट प्रेजेंट यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कांग्रेस सिस्टम जो इवॉल्व होकर के आया था ना। कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या है, जो कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस थी इन दी इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये जो पूरा सेटअप था, इसमें कैसे इसको चैलेंजेस आते हैं। इट मीन्स आफ्टर 1960s, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की, जिनकी जब डेथ होती है तो उसकी बात क्या होता है कि यहाँ पर कांग्रेस सिस्टम को क्या है, सेटबैक मिलता है। उसके पीछे काफी रीजंस थे। इंडिया में वॉर होती है, 1962 वॉर होती है चाइना के साथ, वो हम लूज करते हैं। देन 1965 का जो स्ट्रगल होता है विद पाकिस्तान, फूड क्राइसिस होती है। तो ये सारी जो चीजें थी, इनके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस सिस्टम को इंडिया में चैलेंज मिला। चैलेंज किस फॉर्म में मिलेगा, किसी भी पार्टी को चैलेंज किस फॉर्म में मिलेगा? चैलेंज मिलेगा उनको अपोजिशन पार्टीज के साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से कांग्रेस सिस्टम को चैलेंज मिला, वो चैलेंजेस किन फॉर्म्स में आए और उसके बाद उन चैलेंजेस को कांग्रेस पार्टी ने कैसे टैकल किया। तो ये हमारा है यहाँ पर चैप्टर। और हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है, चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल सक्सेशन। इसका मतलब क्या है कि जब डेथ होगी यहाँ पर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की, तो इसके बाद इंडिया के सामने एक क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन क्या होगा कि अब नेहरू के बाद कौन, हु आफ्टर नेहरू, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आएगा? हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखी थी या फिर एक स्केप्टिज्म देखा था कि क्या इंडिया एज अ डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएगा। इट मीन्स जो क्वेश्चंस आएंगे अपकमिंग टाइम में आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, क्या उसको हम एकोमोडेट कर पाएंगे, क्या हम अपनी डेमोक्रेसी को सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि ज्यादातर दूसरी कंट्रीज हमने क्या देखा कि वहां पर मिलिट्री रूल आ रहा है, वहां पर क्या हो रहा है आप देख रहे हो, तख्ता पलट हो रहा है, ठीक है, वहां पर कू हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन थे इंडिया के सामने, बट समहाउ हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से विद अ प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर हमने इसको मैनेज किया और हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी टिल द डे थ्राइव कर रही है। बट इस पूरी डेमोक्रेसी को वर्क करने के पीछे जो एक आइडियोलॉजी थी, जो एक आइडिया था वर्किंग का, उसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो जब इनकी डेथ होती है तो अगेन ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एक ऐसा लीडर आप कैसे ढूंढ करके लाओगे जो जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करें और वो इतना कैपेबल हो कि वो इंडिया की डाइवर्सिटी को सस्टेन कर सके और उसके पास इतना एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है। क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये एक एक्सपीरियंस लीडर थे। एक्सपीरियंस लीडर क्यों थे? क्योंकि इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन्होंने काफी पार्ट लिया था, इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा था इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो हमें एक ऐसा ही लीडर और चाहिए था। तो एक यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया इनकी डेथ के बाद कि हु आफ्टर नेहरू, ठीक है, आफ्टर नेहरू कौन होंगे यहाँ पर। साथ ही में एक और क्वेश्चन भी आएगा इसके साथ, क्योंकि जब इतने बड़े लीडर की डेथ होती है तो आफ्टर नेहरू व्हाट, इसका मतलब क्या है कि क्या नेहरू जी की डेथ के बाद इंडिया अपनी डेमोक्रेसी को यहाँ पर सस्टेन कर पाएगा? ये भी क्वेश्चन थे। तो दो क्वेश्चन थे और दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हमें मिल चुके हैं। कैसे? एट प्रेजेंट हम डेमोक्रेसी देख रहे हैं, इट मीन्स आफ्टर नेहरू व्हाट का आंसर तो बचा ही नहीं, डेमोक्रेसी सस्टेन की है। एंड हु आफ्टर नेहरू हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हु आफ्टर नेहरू का आंसर क्या है वो हमारी इसी स्लाइड में दिया है। ये यहाँ पर फोटो है सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि इनको क्यों सेलेक्ट किया गया होगा, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट करने जाने के पीछे काफी रीजंस थे। उनमें से एक रीजन था यहाँ पर कि जो पार्टी की लीडरशिप थी, ठीक है, वो पार्टी की लीडरशिप किसके हाथ में थी उस समय? के कामराज, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं सदर्न इंडिया से, ठीक है। तो ये थे उस समय प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इट मींस कांग्रेस पार्टी जो है उनके ये प्रेसिडेंट थे। और जब यहाँ पर क्वेश्चन आया कांग्रेस पार्टी के सामने कि अब लीडरशिप किसको देनी चाहिए, तो उसमें नाम निकल करके आया लाल बहादुर शास्त्री जी का। इनको अनएनोमसली यहाँ पर चूज किया गया। इट मींस इनका कोई विरोध नहीं हुआ पार्टी के अंदर,
ठीक है, इनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी सभी लोगों को कि ये सभी लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया और इनका कोई भी पार्टी के अंदर अपोजिशन निकल करके नहीं आता है। ठीक है, और साथ में ही इनको चूज कर लिया जाता है एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको चूज करने के पीछे और भी कई यहाँ पर कारण बताए जाते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंटशिप थी वो थी एक सदर्न इंडिया के लीडर के पास, तो ये सोचा जा रहा था कि क्यों ना एक नॉर्दर्न इंडिया का यहाँ पर कोई लीडर हो जो रिप्रेजेंट करे। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, ये काफ़ी ज़्यादा काम थे, काफ़ी कंपोज थे। इनके जो आइडियल्स थे, ठीक है, आइडियल्स मतलब ये जो जो जिन चीज़ों पे बिलीव करते थे, जो इनके आइडियाज़ थे, ये उनको लेकर काफ़ी कमिटेड थे। और साथ में ही ये काफ़ी क्या है, हम्बल पर्सनालिटी थे, काफ़ी सॉल्व और काफ़ी सिंपल पर्सनालिटी थे। तो पार्टी लीडरशिप को ये भी लगा कि कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहेगा एक ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये इनकी एक पर्सनालिटी थी और जिसकी वजह से इनको चूज किया गया। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर 1964 से 1966 तक यहाँ पर रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और सैडली 1966 में इनकी डेथ हो जाती है। ये डेथ कहाँ पर होती है, ये होती है ताशकंद में। ताशकंद क्या कहाँ पर है, ये है उज्बेकिस्तान में। आप लोग इसको मैप में देखिएगा, ये है कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि जब इनकी यहाँ पर डेथ हुई तो ये कहाँ पर हुई, ये हुई थी यूएसएसआर में। ठीक है, यूएसएसआर में मतलब क्योंकि उस समय उज्बेकिस्तान और ये सारी जो कंट्रीज हैं ये यूएसएसआर का पार्ट थी, आज ये अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है। और यहाँ पर क्या होने जा रहा था, यहाँ पर एक अग्रीमेंट होने जा रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर को एंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्ट्रगल चल रहा था। तो काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं इसमें कि हो सकता है कुछ एक्सटर्नल पावर्स का भी इसमें हाथ रहा हो, बट ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर इनके एक टेन्योर की बात हो गई कि शास्त्री जी कब से आए और कब तक रहे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के तो इनके सामने चैलेंजेस क्या थे। तो इनके सामने बेसिकली दो चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज यहाँ पर था, वो था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस। इट मीन्स कि जो हमने यहाँ पर एक छोटे से टाइम ही 1962 में 1965 में दो वॉर्स लड़ी। उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि आप वॉर लड़ते हो तो उसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है, और एक ऐसी कंट्री जिसके पास ऑलरेडी क्रंच ऑफ रिसोर्सेस है, अगर वो अपने रिसोर्सेस को यहाँ पर अलॉट करेगा टुवर्ड्स दी वॉर, वॉर में आपको क्या है, आपको इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको टेक्नोलॉजी बाय करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा विद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ऑल अदर सेक्शंस। तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन काफ़ी नेगेटिव था, हमारे सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस काफ़ी थे, और उस पर क्या हुआ, इस वॉर का और ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तो हम इकोनॉमिक फ्रंट में एक प्रॉब्लम थी हमारे सामने। अब इस इकोनॉमिक फ्रंट में जो ये वॉर की वजह से प्रॉब्लम थी, इसको यहाँ पर और ज़्यादा एग्जैगरेट किया किसने, हमारे फील्ड मॉनसून्स ने। मॉनसून ने कैसे, क्योंकि हमें पता है कि उस समय जो इंडिया की 85% ऑफ पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थी ऑन दी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर यहाँ पर डिपेंडेंट था मानसून के ऊपर। क्यों, क्योंकि उस समय ट्यूबवेल्स तो होता ही नहीं थे आज के जैसे, ना तो इरिगेशन सिस्टम इतना रोबस्ट था। तो जो भी एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, वो ज़्यादातर डिपेंड करता था मानसून के ऊपर, कि मानसून अगर अच्छे होते हैं तो रेनफॉल अच्छी होगी और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उन 85% ऑफ द पॉपुलेशन की इकोनॉमिक सिचुएशन कंपेरेटिवली बेटर रहेगी। तो एक तो मानसून फेल हो गए, ऊपर से क्या हो गया, यहाँ पर ड्रॉट आ गया। अब क्योंकि उस समय जो हमारे सामने जो एग्रीकल्चर हमारे होता था कंट्री में, वो इतना ना सरप्लस में नहीं होता था। सरप्लस में क्या मतलब, इट मीन्स कि ऐसा पहले सिस्टम नहीं था कि हमने प्रोड्यूस किया और उसको इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया कि हमारे खुद के भी फार्मर्स के खाने के लिए हो गया, और बहुत ही लार्ज अमाउंट में वो इसको स्टोर कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं थी। क्यों ऐसा था, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा डेवलप्ड सीड्स नहीं थे, इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं था, एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर्स ये सारी चीज़ें इतनी यूज़ नहीं कर पाते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास पैसा ही नहीं था। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप अगर ट्रैक्टर्स लेते हो, आप इरिगेशन सिस्टम बिल्ड करते हो, आप, और टेक्नोलॉजी भी वो उस समय उतनी डेवलप नहीं थी, और लोगों के पास पैसे भी नहीं थे कि वो लोग इस पे इन्वेस्टमेंट कर पाए। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें कहाँ से आई हैं, ये सब हमें ब्रिटिशर्स से मिली हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी वॉर के कारण, फेल्ड मानसून के कारण, ड्रॉट्स के कारण। और जब ड्रॉट पड़ेगा, ऑलरेडी हम एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या हमारे सामने निकल करके आएगा, फूड क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फूड क्राइसिस आ जाएगा। इट मीन्स लोगों को खाने के लिए भी प्रॉब्लम होगी, अपनी जो डेली नीड्स हैं यहाँ पर फूड की, उसको फुलफिल करने में भी प्रॉब्लम फेस होगी। साथ में यहाँ पर क्या होगा, हमने वॉर भी देखी है, तो दो फ्रंट में हमें यहाँ पर क्या हुआ, एक तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिचुएशन, इन तीनों चारों फैक्टर्स की वजह से आया। और इसी को टैकल करने के लिए काफी ज्यादा फेमस स्लोगन है जो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। वो क्या था, जय जवान जय किसान। जय जवान मतलब कि जो हमारी एक्सटर्नल एग्रेशन से जो हमारी वॉर लड़ी गई, हम अपने जो यहाँ पर सोल्जर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जय किसान मतलब कि जो हमारा फूड क्राइसिस है हम उनको भी वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये स्लोगन के थ्रू हमने सिंबलाइज कर रहे थे कि कैसे हम अपने बोथ ऑफ दीज चैलेंजेस को यहाँ पर टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इनकी जब डेथ हो जाती है यहाँ पर ताशकंद में, उसके बाद अगेन सेम क्वेश्चन आएगा कि हु आफ्टर। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके बाद कौन। तो अगेन सेम प्रोसेस होता है यहाँ पर, बट इस बार प्रोसेस ना थोड़ा टेढ़ा होता है। टेढ़ा क्यों होता है, लास्ट टाइम देखा हमने एनोनिमस था, इट मीन्स उनका कोई भी विरोध नहीं था पार्टी के अंदर, उनको सभी ने एक आवाज में सिलेक्ट किया था। बट इस बार क्या होता है, यहाँ पर हमारे सामने एक नया चेहरा आता है, वो आता है इंदिरा गांधी जी का चेहरा। ठीक है, अब यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का चेहरा थे और एक और सीनियर लीडर थे उस समय कांग्रेस में, मोरारजी देसाई जी। ठीक है, तो इन दोनों के अब देखिए, इससे हमें एक और चीज मालूम पड़ती है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेटिक सेटअप था। इट मींस अगर किसी एक पार्टी के अंदर ही दो लीडर्स निकल करके आ रहे हैं और दोनों को ही सुना जा रहा है, इट मींस उस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी काफी अच्छी है, वो थ्राइव कर रही है। ठीक है, अदरवाइज आज की डेट में क्या है कि पार्टी का एक लीडर होता है और वही सारी चीजें डिसाइड करता है। बट यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पार्टी के जो दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो चूज कर रहे हैं कि कौन लीडर होगा उनका। ठीक है, और सभी को सुना जा रहा है। तो यहाँ पर दो हमारे सामने नाम निकल करके आते हैं, मोरारजी देसाई जी और इंदिरा गांधी जी। अब इनके बीच में क्या होता है कि जो सीनियर लीडर्स है वो डिसाइड इनको करना होता है कि एट लास्ट कौन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका एक तरीका निकाला जाता है, इसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है। वो क्या है, वो है सीक्रेट बैलेट। इसका मतलब ये है कि वोटिंग होगी। सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है कि लोग वोट करेंगे बैलेट पेपर पर और वो उसको रिवील नहीं करेंगे। इट मींस आपको बैलेट पेपर मिला और उसमें दो नाम लिखे होंगे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। आप किसी भी एक पर अपना स्टैंप लगा दो, अपना जो भी प्रोसीजर है वो लगा करके आप उसको सबमिट कर दो, बट आप रिवील नहीं करोगे कि हमने किसको वोट किया है। ठीक है, तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू यहाँ पर कांग्रेस के जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को, तो ये पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी को भी रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें क्या हुआ कि मोरारजी देसाई जी यहाँ पर हार जाते हैं और वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 2/3 ऑफ द एमपीज का या इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ एमपीज का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है इंदिरा गांधी जी को, और एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये क्यों यहाँ पर एज अ नोट यहाँ पर दिया गया है कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर है। ठीक है, देखिए इतना इजी नहीं होता है। अगर आप लोग ज्यादातर अफ्रीकन नेशंस को देखोगे या पाकिस्तान को, हमारा जो नेबर है हमारे साथ आजाद हुआ, उसको आप लोग देखोगे तो टिल द डेट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए हम लोग आज से 50 ईयर्स 60 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं और आज तक वहां पर ये प्रॉब्लम है कि दो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं इलेक्शन के रिजल्ट को। इट मीन्स वो अब खुद मतलब हर कोई चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनूं, बट यहाँ पर क्या है, पीसफुल ट्रांजिशन हो रहा है। इट मीन्स एक लीडर जिसने डिफीट, ठीक है, जिसको डिफीट हुआ, जिसकी हार हुई, उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं मैं हारा हूं, और जो एक यहाँ पर आप कहोगे मैंडेट दिया है एमपीज ने, उसको उसने यहाँ पर अलाउ किया, उसको उसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये दिखाता है कि कितनी मैच्योरिटी है उन लीडर्स के अंदर और इंडिया की डेमोक्रेसी में कितनी मैच्योरिटी थी। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर देखिए, अगर एमपीज का सपोर्ट है, इट मींस कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उनका सपोर्ट होगा और उनको जो सीनियर लीडर्स है कहीं ना कहीं उनका भी इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट रहा होगा। तो इसका यहाँ पर क्या कुछ लोग यहाँ पर रीजन देते हैं कि हो सकता है इनके साथ भी वही इशू रहा हो कि काफी ज्यादा हम्बल उस समय थी। ठीक है, ऑल्दो बाद में मतलब इनको ऐसा कहा गया कि
ये काफ़ी एक हम्बल लीडर हैं, ठीक है? ये काफ़ी सुनेंगी जो पार्टी की लीडरशिप है, उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको ये एक्सेप्ट करेंगी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगी, ठीक है? तो उस समय इनके लिए एक टर्म था हिंदी में काफ़ी फेमस है, इनको गूंगी गुड़िया भी बोला जाता था, ठीक है? इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी उस समय। ऑल टुगेदर इनकी पर्सनैलिटी जो एक बन कर के बाद में आती है इमरजेंसी के ईयर्स में, वो उससे एकदम एकदम अपोज़िट थी, ठीक है? बट जब बाद में इनको लीडरशिप मिलती है, ठीक है, ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और जब इनको चांस मिलता है, क्यों चांस मिलता है? क्योंकि इसके जस्ट 1 साल बाद क्या हो देखने को मिलता है, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और ये उस इलेक्शन में एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बाहर निकल करके आती हैं और अपने जो लीडरशिप स्किल्स हैं, जिन्हें कहा जाता है इतनी एक्टिव नहीं है, ये बहुत ही हम्बल है, ठीक है, ये चीज़ों को बहुत एक्सेप्ट करेंगी, क्वेश्चन नहीं करेंगी ज़्यादा। ये आउट पावर करती हैं जो आपके सीनियर लीडर्स हैं, कांग्रेस लीडर्स हैं, ये उनकी पॉपुलैरिटी को यहाँ पर आउट पावर करती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, और अपनी लीडरशिप को दिखाती हैं और इसी के साथ ये अपनी लीडरशिप के स्किल्स को भी डेवलप और ग्रो करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक था। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, जो अपकमिंग इलेक्शंस थे, जो इंदिरा गांधी जी के पहले इलेक्शन थे एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ठीक है, उसके बारे में हम लोग वहाँ पर देखेंगे कैसे उन्होंने उनको हैंडल किया, क्या इशूज थे उस इलेक्शन में, कैसे इनकी पॉपुलैरिटी ग्रो करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड चैनल with your peer groups. Thank you and have a nice day.